हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का आज है जो एग्ज़ाम नहीं था एमटीएस का, और यहाँ पर अगर मैं टॉपिक वाइज करवाने की बात करूँ तो देखिए 4 दिन सिर्फ आपका एग्ज़ाम बाकी रह गया है। और यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि ऑलमोस्ट आपके हर दिन पैटर्न चेंज हो जा रहा है, कोई पार्टिकुलर टॉपिक नहीं आ रहा है। और जो मान लीजिए डांस फेस्टिवल सेंसस आपका जो भी आता है पार्टिकुलर टॉपिक, उनके मैंने ऑलरेडी दो दो वीडियो करवा रखे हैं, तो उन्हीं का फिर रिपीटेड करवाने का कोई मतलब नहीं था। बुक का जैसे आता है तो वो भी जितने मिले थे उतने करवा चुका हूँ, और अभी जितनी 2024 में आई हैं उनकी करवाने का कोई खास मतलब था नहीं, क्योंकि जो न्यू बुक अभी 2024 में आई हैं वो फिर से इसमें नहीं पूछी जाने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। यहाँ पर एक पूरा हमने प्रैक्टिस सेट लिया हुआ है 2022 का, ये 2022 का पूरा प्रैक्टिस सेट है जिसको हमने लिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि देखेंगे तो एग्जैक्ट इसको आप रियल मॉक की तरह ले सकते हैं कि कितने क्वेश्चन इसमें आप सही कर पाएंगे और किस तरह की आपकी प्रिपरेशन है ऑलमोस्ट। तो इस तरह से करना। ऑलरेडी मैं ओवर स्ट्रेस्ड हूँ किसी रीजन की वजह से, इस वजह से वैसे भी ऑलरेडी काम कम ही कर पा रहे हैं। तो इसको रियल मॉक समझना है, कितने स्कोर कर पाना है, ये चीज़ इसमें सभी को देखनी है। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एफआरबीएम अधिनियम 2003 में एफ का क्या मतलब है। देखिए, तो यहाँ पर आपको बताना है एफआरबीएम का। तो एफआरबीएम का यहाँ पर फुल फॉर्म जिसको पता होगा वो बता सकता है। फिस्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइनेंशियल नहीं होना था, ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था फिस्कल। आपका जो एफआरबीएम अधिनियम पूछते हैं कब आया हुआ था, तो ये 2003 में आया हुआ था, ये चीज़ याद रखना है। इसके साथ आपको फेरा याद रखना है। फेरा कब आया हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो ये आया हुआ था 1973 में आया हुआ था, और 74 में ये लागू हुआ था। इसके बाद फेमा आपसे पूछा जा सकता है कि फेमा कब आया हुआ था। इसी की कमियों को दूर करने के लिए फेरा के लिए फेमा आया, और ये 1999 में आया, 1999 में आया, और वर्ष 2000 से ये लागू हुआ था। तो ये फेरा, एफआरबीएम और फेमा तीनों का याद रखना है, इनके फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। आते हैं हम लोग आगे। आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक दिवाली की सेल में टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं लिया हुआ था तो बता दें कि टेस्ट सीरीज़ के मामले में टेक्स्ट बुक सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आप लोग देखेंगे कि इससे बेहतर टेस्ट नहीं मिलते हैं टेक्स्ट बुक के पास प्रो जैसे। तो इसका फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, जिसमें कि अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% के डिस्काउंट के साथ में 615 रुपये में पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। तो जो लोग परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी क्या किया है उसको मैंने पिन कर दिया, तो जाकर के वहां से आपको देख लेना है। कूपन कोड मेरा राज10 जरूर यूज करना है। देखिए, मॉक टेस्ट बेहद ही ज़रूरी है लगाने के लिए जब अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी हो गया, स्पीड हो गया, नॉलेज, सभी चीज़ों का क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वनीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी एक परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर। यानी कि यहाँ पर आपसे गैल्वेनाइजेशन पूछा गया है कि इसमें प्रोसेस में क्या होता है कि जब लोहे को हम जंग से बचा रहे होते हैं तो किसकी लेयर चढ़ा देते हैं। मान लीजिए कोई रॉड है तो इसके ऊपर क्या करेंगे कि हम लोग एक लेयर चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, इस तरह से कर करके, जिससे कि इसमें जंग यहाँ पर ना लगे। और ये जो आपकी होती है ये होती है किसकी, जिंक की। तो जस्ता इसका राइट आंसर था। जस्ता जो चढ़ाना होता है लोहे के ऊपर वो आपका गैल्वेनाइजेशन जो होता है आपका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया हुआ था। तो देखिए, चांदी का टंका और जो तांबे का जीतल है ये मोस्टली कई बार पूछा भी जाता है। तो ये चलाया हुआ था जाकर के इल्तुतमिश ने, ये चीज़ याद रखना है। इल्तुतमिश ने इसको चलाया हुआ था, और ये कई बार आता भी है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए थे, जिसमें कि पहला वंश था उसकी स्थापना करी हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश था। उसके बाद क्या किया कि उसके बाद इल्तुतमिश शासक बना, तो इसका भी रिलेशन गुलाम वंश से ही था, तो इसका दामाद ही था। तो ये चीज़ याद रखना है, जिसने कि तांबे का आपका जीतल और चांदी का टंका चलवाया हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो अगर वॉकर कप की मैं बात करूं तो ये आपका संबंधित होता है गोल्फ से। गोल्फ से वॉकर कप रिलेटेड है, ये आपका पूछा गया है।
हॉकी वगैरह से आपको पता होगा कि सुल्तान अजलान शाह कॉफ़ी काफ़ी आपसे पूछी जाती है। रंगा स्वामी कप हो गया, कई बार पूछते हैं। बेटन ट्रॉफ़ी आपकी पूछ लेते हैं। फुटबॉल से आपकी संतोष ट्रॉफ़ी हो गई, संतोष ट्रॉफ़ी के साथ में आपकी डूरन ट्रॉफ़ी हो गई। ये रिलेटेड हैं जाकर के फुटबॉल से। कितने क्वेश्चन एग्जैक्ट इनमें से आते हुए थे आपको बताना। जिसने प्रीवियस ईयर कर रखा होगा वो तो सारे ही कर देगा, फिलहाल जिसकी मैं बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। तो देखिए, आँखों की सहायता के लिए मैं बात करूं तो ये आपका होता है विटामिन ए। ये क्या करता है कि आँखों को अच्छा रखने का काम करता है विटामिन ए। और जिसकी यहाँ पर मैं बात करूं तो इसका जो नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, अगर आपसे कभी साइंटिफिक नाम पूछ लेगा। बाकी ओवरऑल स्किन की मैं बात करूं कि त्वचा के लिए सबसे बेहतर कौन होता है, केवल बात करी जाएगी तो विटामिन सी हो जाएगा। और इनकी कमी से अलग अलग तरह के रोग होते हैं, जैसे विटामिन ए आपका आंखों में सहायक होता है, तो इसकी कमी से आपका क्या होता है कि रतौंधी रोग भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है। जोवियन प्लैनेट यहाँ पर पूछा गया था। देखिए, कुल 4 ही जोवियन प्लैनेट आपके होते हैं, 4 में से 3 आपको दिए हुए हैं। जुपिटर दिया है, नेपच्यून दिया हुआ है, सैटर्न दिया हुआ है। ये आपका जो होता है, ये जुपिटर आपका जो है, ये आपका मरकरी नहीं है जाकर के जोवियन ग्रह। तो ये 3 तो आपके हो ही गए इनमें से। और एक आपका बचता है यूरेनस। यूरेनस जो होता है, यूरेनस हो गया, सैटर्न हो गया, नेपच्यून हो गया, जुपिटर हो गया। इन 4 ग्रह को हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, याद रखना है। तो जोवियन प्लैनेट इसमें से मरकरी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक था। देखिए, कपास की वहीं पर ज़्यादा होगी जहां पर आपका कपास की खेती ज़्यादा होती है, तो वहीं पर आपका अग्रणी उत्पादक जो है यहाँ पर पूछा जाता है। और वैसे भी जब इसकी कंपैरिजन करते हैं तो आपको ज़्यादातर देखने में कर्नाटक, क्या मान लीजिए महाराष्ट्र मिलेगा, या फिर गुजरात मोस्टली ही रहता है, जो कि अभी भी है। तो गुजरात क्या है जाकर के यहाँ पर अग्रणी रहा हुआ था, यानी कि 2022 में आपका कपास उत्पादन के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने की योजना की हुई, यानी कि आपका 0 कार्बन आपका यहाँ पर एमिटर हो जाएगा, किस साल तक हो जाएगा रेलवे में, इसकी मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 2030 तक, यानी कि 2030 इसका राइट आंसर था यहाँ पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कई बार ऐसा ही होता है, मोस्टली अभी का आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो उठा करके आपका काफ़ी पीछे पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट, हाँ, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था जो कि पूछा गया, उस टाइम करंट में था कि दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के कितने नगर निगम को एक इकाई में एकीकृत करना था, जिससे तालमेल और रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। तो ये 3 पार्ट में आपका था, यानी कि 3 इसका राइट आंसर था जब उस टाइम पूछा गया था, करंट का क्वेश्चन था, ठीक ठाक तो आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से एक और क्वेश्चन था सेंसस को लेकर कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता कितनी है। देखिए, नई दिल्ली की मैं बात करूं तो 8 जिले इसमें आते हैं, तो इसमें जो नई दिल्ली जिला भी है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसकी साक्षरता यहाँ पर पूछी गई थी। देखिए, राजधानी की बात है, 54 तो होगा नहीं, 64 भी आपका नॉर्मल ही है, इससे ज़्यादा ही होगी दिल्ली की, अगर गेस भी करेंगे 98 तो हो ही नहीं सकती। ऑप्शन एक ही दिख रहा है जो आइडियल ऑप्शन है, 88% यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो पहली बार एक महिला ने की हुई थी। तो पहली बार अगर महिला की करने की बात आए तो इनमें से ये आपका होगा कलकत्ता वाला अधिवेशन, यानी कि 1917 में, जिसकी अध्यक्षता करी हुई थी जाकर के एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता करी हुई थी, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कानपुर आपका हो गया 1925 में, तो कानपुर जो है इसकी अध्यक्षता करी हुई थी सरोजिनी नायडू की। तो अगर ये पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने कि कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करी, तो वो सरोजिनी नायडू थी 1925 में कानपुर में। और केवल महिला पूछा जाएगा जब वोमेन, तो वो कलकत्ता में सबसे पहले एनी बेसेंट ने किया हुआ था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो मेजर खेल रत्न यहाँ पर
आपके पुरस्कार की मैं बात करूं तो ये आपका 2021 में ही इसका नाम मेजर ध्यानचंद आपका खेल रत्न पुरस्कार रखा गया था। इसके पहले जो इसी का नाम था वो था राजीव गांधी पुरस्कार होता था, जो कि स्पोर्ट की कैटेगरी में सबसे हाई लेवल का आपका होता है। तो ये आपका अवनी लेखेरा इसका राइट आंसर था, जिनको 2021 में मिला हुआ था। और सबसे पहले यही मेजर आपका ध्यानचंद या राजीव गांधी आपका जो है ये किसे मिला हुआ था, तो ये मिला हुआ था जाके शतरंज के खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद। तो ये सबसे पहले मिला जाकर के ये विश्वनाथ आनंद को, जिनकी बायोपिक का नाम है माइंड मास्टर, और ये पहले भी माइंड मास्टर पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि मॉइस्चराइजिंग के जो फॉर्म में यूज करने वाली चीज़ है वो करा जाता है आपका ग्लिसरॉल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था, ग्लिसरॉल होता है। फ्रेयान की मैं बात करूं तो जो ये सेविंग मशीन होती है जाकर के सेव करने के लिए आती है, उसमें आपका फ्रेयान का यूज किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आसानी क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जानते हैं। तो ये आपका था विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इनकी बायोपिक है। वेटिंग फॉर अ वीज़ा जो है ये BR अम्बेडकर की है, इसको भी याद रखना है। द रेस ऑफ माई लाइफ की मैं बात करूँ ये मिल्खा सिंह की हो जाएगी। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ की मैं बात करूँ तो ये इनका नाम नहीं याद आ रहा, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। जिसको याद आता है कमेंट कर देना है, ये वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। और वन सेंचुरी इज़ नॉट इनफ जब आता है तो वो सौरभ गांगुली की होती है। तो ये भी याद नहीं आ पा रहा है, माइंड में एकदम याद है, कई बार आ भी चुकी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मेघालय का एक प्रसिद्ध आपका फसल कटाई उत्सव है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ मेघालय की, तो ये आपका नोंग क्रेम हो जाएगा, जो कि फसल कटाई उत्सव है और ये मेघालय से रिलेटेड है। चाप चारकुट की मैं बात करूं तो ये आपका मिजोरम से रिलेटेड हो जाएगा। हॉर्नबिल की मैं बात करूं तो ये नागालैंड का हो जाएगा। और सनबर्न की मैं बात करूं तो ये गोवा से रिलेटेड हो जाएगा। तो सनबर्न गोवा का है, हॉर्नबिल नागालैंड का है और आपका चाप चारकुट मिजोरम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए किस गुरु को 1998 में पद्म भूषण मिला हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी आपका इस बार के MTS में भी। तो 1998 में ये मिला हुआ था जाके कि गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का, जिनका जो रिलेशन है वो कुचिपुड़ी से है। कल आपका आया हुआ था कि 1977 में किसको मिला हुआ था, तो ये T बाला सरस्वती थी, जो कि एक्सपोनेंट थी भरतनाट्यम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल की बात करी जाएगी तो 2.4% हो जाएगा, यानी कि जो 2.4% है ये भौगोलिक क्षेत्र में है, यानी कि पूरे विश्व का जो है इतना क्षेत्रफल भारत के अंदर आता है। वहीं आपका जो होता है मैं बात करूं कि आपका लगभग 16 से 17 जो आपका होता है परसेंटेज, ये जनसंख्या के मामले में आता है आपका अप्रॉक्स 17%, जो कि पूरे विश्व का भारत के अंदर निवास करता है। जनसंख्या में आपका 17% होता है अप्रॉक्स, और आपका क्षेत्रफल में 2.4%। नेक्स्ट है कि मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतया किस नाम से जानते हैं। तो विकास का जो आपका प्रागैतिहासिक काल था इसको जानते हैं हम लोग नवपाषाण युग को, यानी कि नियोलिथिक जो एज था वो आपका कहलाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि आपका वर्ष 1922 क्या देखिए 1923 में एक्चुअली हुआ था। वर्ष 1923 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष की मैं बात करूं तो ये CR चित्तरंजन दास थे, और इसके साथ साथ मोतीलाल नेहरू ने भी मिलकर साथ में स्थापना करी हुई थी। और जो CR चंद्र दास थे ये SC बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि पट्टाकल के जैन मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के द्वारा कराया गया था। तो पट्टाकल की पहली बात करें तो ये मंदिर है जैन धर्म के लिए, और उनका निर्माण करवाया हुआ था राष्ट्रकूट जो वंश था उसके द्वारा करवाया गया था। और राष्ट्रकूट की जो स्थापना है वो दांती दुर्ग ने करी हुई थी, ये चीज़ भी याद रखना है। तो ये क्वेश्चन थे, मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं और मैक्सिमम कितने आपके सही हुए हैं ऑलमोस्ट। अगर एज अ मॉक आप देखेंगे तो आपको कमेंट कर देना है। बाकी आपको जो है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ दिन एग्ज़ाम और बाकी रह गए, उनका भी कंप्लीट एनालिसिस कराएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ यहाँ पर नया किया जाता है GD के लिए या फिर अदर एग्ज़ाम के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।